एक पल के लिए इस तस्वीर दिमाग में लाते हैं। एक पूरी की पूरी विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। हाँ, कोई छोटी मोटी जगह नहीं। बिल्कुल, मतलब कोई एक या दो मशीनें नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट। और इस पूरे के पूरे प्लांट को एक देश की सीमाओं के अंदर स्पेयर पार्ट्स या अतिरिक्त पुर्जों का नाम देकर अलग अलग कंटेनरों में टुकड़ों टुकड़ों में स्मगल कर लिया जाए। बाप रे, ये तो है ना? और वो भी बिना किसी को भनक लगे, एकदम कस्टम अधिकारियों की नाक के नीचे से। मतलब ये कोई हॉलीवुड की किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक असली घटना है। हाँ, आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने ये नामुमकिन सा कारनामा कर दिखाया था। एक ऐसा शख्स जिसने आजाद भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी खड़ी की और सत्ता के गलियारों से लेकर शेयर बाजार के हर नियम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और शायद यही वो मुकाम है जहां एक इंसान एक क्या कहते हैं, एक मिथक या लेजेंड बन जाता है। एकदम सही बात है। इस स्रोत में द पॉलिएस्टर प्रिंस, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। मतलब एक तरफ वो लाखों निवेशकों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। हाँ, जिन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़कर अमीर बनाया। वही तो। और दूसरी तरफ उनके आलोचकों ने उन्हें फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर तक कह डाला। फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर? हाँ, मतलब एक ऐसी बेलगाम ताकत जिससे शायद सिस्टम ने ही अपने लालच में पैदा किया और जो बाद में उस सिस्टम से भी कई गुना बड़ी हो गई। कमाल की बात है। तो आज के इस गहन अध्ययन का मकसद द पॉलिएस्टर प्रिंस नामक इसी बेहद चर्चित स्रोत के जरिए धीरूभाई अंबानी की सफलता के असली राज को डिकोड करना है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो महज एक बेजोड़ व्यावसायिक जीनियस थे जिन्होंने बस अफसरों को पहचाना, या फिर उन्होंने भारत के उस दौर के लाइसेंस राज के पेचीदा नियमों को अपने फायदे के लिए हैक करना सीख लिया था। एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि स्रोत में मौजूद इन दोनों ही विरोधाभासी चेहरों को पूरी निष्पक्षता से सामने रखेंगे। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से इस पूरी मानसिकता की नींव पड़ी। बॉम्बे से बहुत दूर। हाँ, बॉम्बे से बहुत दूर। तो इस साम्राज्य की असली नींव को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950s के दशक में यमन के एडन शहर के बाजारों में चलना होगा। एडन के बाजार? अच्छा। हाँ, यह वो जगह थी जहां एक युवा क्लर्क ने व्यापार की असली बारीकियां और पैसे के काम करने का तरीका सीखा। धीरूभाई वहां ए बसे एंड को नाम की एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे। एडन का वो बाजार, मतलब यहीं से वो मशहूर कहानी निकलकर आती है जो शायद उनके पूरे बिजनेस मॉडल को परिभाषित करती है। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना का जिक्र है। बिल्कुल। यमन की जो लोकल करेंसी थी ना, चांदी के रियाल सिक्के। हाँ, रियाल। धीरूभाई ने उस सिक्के में एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। क्या चीज? वो अजीब चीज दरअसल एक आर्थिक खामी थी। मतलब धीरूभाई ने ये हिसाब लगाया कि यमन के उस रियाल सिक्के में जो शुद्ध चांदी इस्तेमाल होती थी, अगर उस चांदी को पिघलाकर बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत उस सिक्के की बाजार कीमत से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, यानी 1 रियाल का सिक्का बाजार में 1 रियाल का सामान खरीद सकता था। लेकिन अगर आप उसे पिघला दें तो वो चांदी के रूप में 1.5 या 2 रियाल के बराबर बिकती थी। अरे वाह। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ये बिल्कुल क्रिप्टो आर्बिट्राज जैसा है। एकदम सही तुलना है। जैसे किसी ने ग्लोबल फाइनेंस के सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी या ग्लिच ढूंढ ली हो और उन्होंने सिर्फ इसे देखा नहीं बल्कि इसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल उठाया। उन्होंने बाजार से उन चांदी के सिक्कों को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पिघलाया और उस शुद्ध चांदी को लंदन के बुलियन डीलरों को भारी मुनाफे पर बेच दिया। बाप रे। और ये सब इतनी सफाई से हुआ कि जब तक यमन की सरकार को इस बात की भनक लगती कि उनकी करेंसी बाजार से गायब क्यों हो रही है, तब तक धीरूभाई काफी मुनाफा कमा चुके थे। और शायद इसे ही उन्होंने खुद बाद में मनी फॉर जैम कहा था, है ना? हाँ, यानी ऐसा पैसा जो बिना किसी खास मेहनत के बस समझदारी से मिल जाए। सही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय करेंसी को इस तरह पिघला देना कानूनी तौर पर सही था या नैतिक तौर पर? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये तो शुरुआत से ही कानून के ग्रे एरिया में खेलने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत लगता है। क्या ये महज एक शानदार बिजनेस माइंड था या सिस्टम की कमियों का शोषण करने की आदत?
यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमें उस मूडबनिया समाज और सौराष्ट्र की उस संस्कृति के दर्शन को समझना होगा जिससे धीरूभाई आते थे। अच्छा, तो वहां ऐसा करना आम बात थी? देखिए, उस संस्कृति में व्यापार करना और पूंजी बढ़ाना केवल पैसा कमाना नहीं माना जाता था, बल्कि ये एक बेहद सम्मानजनक काम था। वहां अफसरों को सामने देखकर भी उन्हें ना पकड़ना या नियमों के डर से हाथ बांधकर बैठना मूर्खता मानी जाती थी। समझ रहा हूं। उनके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने धीरूभाई के इस व्यापार करने के तरीके को जिंदा सांप पकड़ने जैसा बताया था। जिंदा सांप पकड़ना? हाँ, यानी वो काम करना जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा हो लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा हो। जिंदा सांप पकड़ना यानी बिना डरे पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरना। और यही आक्रामकता और सिस्टम के लूप होल ढूंढने की कला वो अपने साथ भारत लेकर आए। बिल्कुल। एडन के बाजारों से निकलकर कहानी अब बंबई के पैधुनी सूत बाजार तक पहुंचती है, आज का मुंबई। हाँ, अब उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी और अनुभव भी था, लेकिन आजाद भारत का व्यापारिक माहौल एडन से बिल्कुल अलग था। बहुत अलग था ना? बहुत ज्यादा। उस समय के भारत में अगर आपको कोई भी बड़ा व्यापार करना था तो बाजार के नियमों से ज्यादा सरकार के नियमों को समझना जरूरी था। ये लाइसेंस राज का चरम दौर था। हाँ, वो दौर जब हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था। बिल्कुल। हर छोटी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि कच्चा माल विदेश से मंगाने के लिए भी दिल्ली के नौकरशाहों की मंजूरी चाहिए होती थी। और यहाँ पर पॉलिएस्टर और नायलॉन का गणित समझना बहुत जरूरी है। उस समय भारत में विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी। जी। सरकार ने नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसी चीजों के आयात पर भारी पाबंदियां लगा रखी थी, क्योंकि इन्हें अमीरों का कपड़ा या विलासिता की चीज माना जाता था। सही बात है। लेकिन बाजार में भारतीय मध्यवर्ग के बीच इस चमकीले, आसानी से ना फटने वाले और बिना प्रेस किए पहने जा सकने वाले कपड़े की डिमांड आसमान छू रही थी। सप्लाई कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा इसका एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बन गया था। मतलब पॉलिएस्टर का धागा भारत में सोने के भाव बिकता था। और यहीं पर धीरूभाई का वो ग्लिच ढूंढने वाला दिमाग फिर से काम आया। अच्छा, यहाँ कैसे? उन्होंने महज सरकार से आयात करने की अनुमति नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने तो नीतियां ही कुछ इस तरह बनवानी शुरू कर दी जो उनके मॉडल में बिल्कुल फिट बैठती थीं। हाई यूनिट वैल्यू स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, इस हाई यूनिट वैल्यू स्कीम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहानी सच में बेहद रोचक हो जाती है। ये स्कीम आखिर काम कैसे करती थी? देखिए, इसका गणित बहुत ही चालाकी से बुना गया था। सरकार विदेशी मुद्रा कमाना चाहती थी, तो नीति ये बनी कि अगर कोई कंपनी नायलॉन के कपड़े विदेश में एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, हाँ, तो उस कंपनी को प्रोत्साहन के तौर पर बेहद मुनाफे वाले पॉलिएस्टर धागे को इंपोर्ट करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, तो रिलायंस ने इसका फायदा कैसे उठाया? रिलायंस ने इसे पूरी तरह भुनाया। वे नायलॉन का कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, भले ही उसमें उन्हें भारी नुकसान हो रहा हो। नुकसान सहकर भी? बिल्कुल, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई पॉलिएस्टर धागे के इंपोर्ट से होने वाले महामुनाफे से कई गुना ज्यादा हो जाती थी। मतलब बाजार में पॉलिएस्टर की इतनी कमी थी कि जो भी इसे ला सकता था वो रातों रात करोड़पति बन सकता था। कमाल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई वीडियो गेम प्लेयर केवल गेम खेलने में माहिर ना हो, बल्कि उसने गेम के डेवलपर का कोड ही हैक कर लिया हो। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। वो गेम के नियम ही बदल रहा था, और ये हैक करना मुमकिन हुआ क्योंकि वे सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुके थे। स्रोत बताता है कि टीए पाई, यशपाल कपूर और तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय में रसूख रखने वाले आर.के. धवन जैसे राजनेताओं और अधिकारियों के साथ उनके बेहद गहरे और घनिष्ठ संबंध थे। जी, जबकि पुराने दौर के जो उद्योगपति थे जैसे टाटा या बिरला, वो राजनीतिज्ञों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखते थे। हाँ, वो थोड़ा अलग रहते थे। लेकिन धीरूभाई ने सत्ता के गलियारों में अधिकारियों को सलामी देने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिल्कुल, और इसी वजह से कई बार ये बहस छिड़ती है कि क्या धीरूभाई ने सिस्टम को भ्रष्ट किया या फिर वो महज एक ऐसे सिस्टम के शिकार थे जो पहले से ही सड़ चुका था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हर छोटे काम के लिए एक मशीन लगाने तक के लिए आपको 10 मंत्रालयों के दरवाजे खटखटाने पड़े और रिश्वत देनी पड़े, तो क्या कोई भी उद्यमी पूरी तरह से ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ सकता था? लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, क्या सिस्टम की पाबंदियों का बहाना देना महज कॉर्पोरेट लालच को सही ठहराने का एक तरीका नहीं है? मतलब क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर उद्यमी मजबूर था,
तो बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने इस तरह के राजनीतिक खेल में पड़ने और राजनेताओं को खुश करने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब है कि बिना सिस्टम को हैक किए भी व्यापार किया जा सकता था, है ना? ये एक बहुत ही मजबूत और जायज तर्क है। नुस्ली वाडिया ने वाकई वो रास्ता नहीं चुना, लेकिन फिर हमें ये भी देखना होगा कि उसका नतीजा क्या हुआ। क्या नतीजा हुआ? नुस्ली वाडिया को अपनी कंपनी के लिए लाइसेंस पाने में और अपनी फैक्ट्री के विस्तार में कई सालों तक भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो सिस्टम में बहुत पीछे छूट गए। अच्छा, तो ये कीमत चुकानी पड़ी उन्हें? हाँ, धीरूभाई का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा था, मैंने जमीन के अंदर सब कुछ गाड़कर उसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास फवारा बना दिया। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। फर्स्ट क्लास फवारा, बाप रे, ये बहुत ही गहरा रूपक है ना? है ना? यानी जो भी तिकड़म हुई, जो भी राजनीतिक चंदा दिया गया या जो भी समझौते हुए, वो सब नींव में कहीं गहरे दब गए। बिल्कुल। दुनिया को और आम जनता को सिर्फ रिलायंस की सफलता का चमकता हुआ फवारा दिख रहा था। हाँ, नौकरियां, बेहतरीन कपड़ा और तेजी से बढ़ती हुई कंपनी। और वो फव्वारा वाकई बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा था। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कैसा मोड़? देखिए, नेताओं के समर्थन से लाइसेंस तो मिल गए, नीतियां भी अपने पक्ष में हो गईं, लेकिन पाताल गंगा जैसी विशाल और आधुनिक फैक्ट्री लगाने के लिए रातों रात अरबों रुपए की पूंजी कहां से आएगी? सही बात है, इतना पैसा कहां से आएगा? उस समय के सरकारी बैंक भी किसी एक कंपनी को इतना बड़ा लोन देने से हिचकिचाते थे, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था। और यहीं से जन्म होता एक ऐसी क्रांति का जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। जब बैंक ने पैसे नहीं दिए तो धीरूभाई ने बिचौलियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और सीधे भारत की आम जनता के पास पहुंच गए। इसे स्रोत में इक्विटी कल्ट कहा गया है। जी, इक्विटी कल्ट। लेकिन उन्होंने लोगों से पैसा मांगा कैसे? ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का क्या मैकेनिज्म था? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स उस समय के भारतीय मध्य वर्ग के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। असल में ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो शुरू में एक सुरक्षित बॉन्ड की तरह काम करता था। बॉन्ड की तरह यानी सुरक्षित? हाँ, यानी जब आप इसमें पैसा लगाते हैं तो कंपनी आपको एक तय दर से ब्याज देती है। भारतीय मध्य वर्ग को सुरक्षा चाहिए थी जो उन्हें इस ब्याज से मिली। समझ गया। लेकिन इसका असली जादू बाद में होता था। एक तय समय के बाद ये डिबेंचर अपने आप कंपनी के शेयर्स में बदल जाता था। अच्छा, यानी पहले सुरक्षा और बाद में कंपनी के मुनाफे में सीधे हिस्सेदारी। बिल्कुल। इसे अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ये इंटरनेट के जमाने से पहले की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग मुहिम थी। मतलब एक आम स्कूल टीचर, एक दुकानदार या एक क्लर्क ने अपनी छोटी छोटी बचत रिलायंस में लगा दी। और देखते ही देखते पूरे भारत में रिलायंस के 12 लाख शेयर धारक बन गए। इन सबको मिलाकर रिलायंस परिवार कहा जाने लगा। 12 लाख? ये सच में एक अभूतपूर्व घटना थी तो। लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इस परिवार को खुश रखने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। कीमत कैसे? देखिए, शेयर धारकों का भरोसा तभी तक कायम था जब तक रिलायंस के शेयर की कीमत लगातार ऊपर जाती रहे। ये एक ऐसा चक्र था जिसे टूटने नहीं दिया जा सकता था। वरना भरोसा टूट जाता। बिल्कुल। कीमत को ऊपर रखने के लिए रिलायंस को लगातार नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करनी थी, भारी मुनाफा दिखाना था और बाजार में अपने शेयर को किसी भी कीमत पर गिरने से बचाना था। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब क्या ये एक ऐसी ट्रेडमिल नहीं बन गई थी जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी? बिल्कुल, एक ट्रेडमिल की तरह। एक ऐसा माया जाल जहां आपको शेयर की कीमत ऊपर रखने के लिए नए विस्तार चाहिए, नए विस्तार के लिए और पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए शेयर की कीमत का ऊपर रहना जरूरी है। अगर इस ट्रेडमिल पर भागते हुए जरा सी भी चूक होती तो ये पूरा अरबों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह गिर सकता था। एकदम सटीक विश्लेषण। ये पूरी मशीनरी एक शॉ कैश फ्लो ऑपरेशन बन चुकी थी। कंपनी के इतने विशाल विस्तार और राजनीतिक चंदे के लिए लगातार नकदी या कैश की जरूरत थी। और इसी भयंकर दबाव ने उन विवादों को जन्म दिया जिनका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार एस गुरुमूर्ति ने किया था। जी हाँ, गुरुमूर्ति के वो खुलासे किसी इंटरनेशनल थ्रिलर नॉवल से कम नहीं थे। उन्होंने बताया कि रिलायंस ने अपने शेयर्स की कीमत को ऊपर रखने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाए। बिल्कुल। स्रोत में आइल ऑफ मैन नामक टैक्स हेवन का जिक्र है। वहां क्रोकोडाइल और फियास्को जैसे अजीबोगरीब नामों वाली शेल कंपनियां बनाई गई थीं। लेकिन ये राउंड ट्रिपिंग का मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता था? मैं बताती हूँ।
इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा था, भारत से ही पैसा किसी तरीके से विदेश भेजा जाता था, फिर वही पैसा आइल ऑफ मैन में बैठी इन कागजी शेल कंपनियों के जरिए विदेशी निवेश का रूप धारण करके वापस भारत आ जाता था। अच्छा, अपना ही पैसा विदेशी बनकर आ रहा था। हाँ, और इस विदेशी पैसे से रिलायंस के ही शेयर भारी मात्रा में खरीदे जाते थे। अरे बाप रे। जब बाजार में इतनी भारी खरीदारी दिखती तो आम निवेशकों को लगता कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और शेयर की कीमत कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियली ऊपर बनी रहती। कमाल का दिमाग लगाया। और तो और फिर उसी बढ़ी हुई कीमत वाले शेयरों को गिरवी रखकर बैंकों से और लोन ले लिया जाता था। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला गणित है। और सिर्फ शेयर ही नहीं, गुरुमूर्ति ने एक स्मगल्ड फैक्ट्री का भी सनसनीखेज आरोप लगाया था। हाँ, वो स्मगल्ड फैक्ट्री वाला किस्सा। वही घटना जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। दावा किया गया कि रिलायंस ने पूरी की पूरी एक नई पॉलिएस्टर फैक्ट्री को स्पेयर पार्ट्स बताकर भारत में आयात कर लिया था, ताकि कस्टम ड्यूटी बचाई जा सके और सरकार की उस पाबंदी से बचा जा सके जो उन्हें फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने से रोक रही थी। देखिए, जब आप इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, हर नियम को अपने हिसाब से मोड़ते हैं और पूरे बाजार में अपनी मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके दुश्मन भी बहुत ताकतवर बनते हैं। जाहिर सी बात है। और यहाँ से ये कहानी एक कॉरपोरेट लड़ाई से निकलकर एक डार्क क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है। इसे द ग्रेट पॉलिएस्टर वॉर कहा गया। हाँ, द ग्रेट पॉलिएस्टर वॉर। ये युद्ध मुख्य रूप से रिलायंस और बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के बीच था। बिल्कुल। और ये लड़ाई इस बात पर थी कि पॉलिएस्टर बनाने के लिए किस कच्चे माल का इस्तेमाल होना चाहिए। एक तरफ था पीटीए और दूसरी तरफ था डीएमटी। ये दोनों रसायन आखिर थे क्या, और इस पर इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई? इसे ऐसे समझिए कि पॉलिएस्टर धागा बनाने के दो अलग अलग तरीके थे। डीएमटी एक पुरानी तकनीक थी जिस पर नुस्ली वाडिया ने बहुत भारी निवेश किया हुआ था। अच्छा। और पीटीए, दूसरी तरफ पीटीए एक नई, सस्ती और ज्यादा बेहतर तकनीक थी जिसे रिलायंस अपनाना चाहता था। अब लड़ाई बाजार में नहीं, बल्कि सरकार के टैरिफ या करों को लेकर थी। मतलब सरकार को बीच में लाया गया। हाँ, धीरू भाई चाहते थे कि सरकार डीएमटी पर भारी टैक्स लगा दे ताकि वाडिया का बिजनेस बर्बाद हो जाए और पीटीए को छूट मिल जाए। और वाडिया क्या चाहते थे? वाडिया चाहते थे कि पीटीए पर टैक्स लगे। रामनाथ गोयनका और उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस लड़ाई में वाडिया का साथ दिया और रिलायंस के खिलाफ गुरुमूर्ति के वो सारे खुलासे छापने शुरू कर दिए। उसी दौरान देश की राजनीति भी बदल रही थी। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार आई और उनके वित्त मंत्री वीपी सिंह ने रिलायंस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जी, ऐसा लग रहा था कि मानो चारों तरफ से रिलायंस को घेर लिया गया हो। बिल्कुल। और फिर 1989 में वो हुआ जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक साजिश का पर्दाफाश हुआ, नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश। जी हाँ, इस मामले में पुलिस ने रिलायंस के एक बहुत ही वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी थी उनके कथित साथी की। बिल्कुल। और उनके साथ जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर पकड़ा गया, वो कोई पेशेवर हत्यारा नहीं था, बल्कि एक छोटा ऑर्केस्ट्रा बैंड लीडर था। वही जिसे दुनिया प्रिंस बबारिया के नाम से जानती थी। हाँ, प्रिंस बबारिया, जिसके बारे में पुलिस का दावा था कि उसके दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी संपर्क थे। लेकिन यार, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। मतलब एक कॉर्पोरेट लड़ाई जहां अरबों रुपए दांव पर लगे हों, वहां चमकीले कपड़े पहनने वाले एक लोकल बैंड लीडर को कॉन्ट्रैक्ट किलर बनाना अजीब तो है। ये पूरी घटना किसी हॉलीवुड की डार्क कॉमेडी फिल्म की अजीबोगरीब स्क्रिप्ट जैसी लगती है। धीरू भाई अक्सर कहा करते थे कि वे ईर्ष्या का शिकार हैं, कि जो पुराने बिजनेस घराने हैं वो एक नए आदमी की सफलता से जलते हैं। ऐसा वो हमेशा कहते थे। तो क्या वे वाकई केवल परिस्थितियों के शिकार थे, या वे खुद अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर मिटाने पर उतारू हो गए थे? देखिए, इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्रोत में एक जगह महाभारत के रूपक का जिक्र किया गया है जो शायद इस पूरी स्थिति को सबसे अच्छी तरह समझाता है। महाभारत का रूपक? वो कैसे जुड़ता है इस कॉर्पोरेट वॉर से? ऐसे जुड़ता है कि जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर आप ध्यान से देखें तो पांडवों और कौरवों में से कोई भी पक्ष पूरी तरह से बेदाग या पवित्र नहीं था। हाँ, बात तो सही है। दोनों तरफ से छल हुआ, दोनों तरफ से नियम तोड़े गए। वैसे ही इस पॉलिएस्टर युद्ध में भी धर्म, नीति और छल आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। समझ रही हूँ, मेरा मतलब है समझ रहा हूँ। यहाँ कोई पूरी तरह हीरो या पूरी तरह विलेन नहीं था। हर कोई बस इस महायुद्ध को जीतने की और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा था।
वाडिया भी राजनेताओं से मिल रहे थे और रिलायंस भी, बस तरीके अलग थे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। रिलायंस की ये दास्तान सिर्फ एक कंपनी के बैलेंस शीट की या कुछ फैक्ट्रियों के बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज़ाद भारत के उस आर्थिक विकास, उसकी गहरी जटिलताओं और पूंजीवाद के उस कड़े संघर्ष की दास्तान है, जहां नियम बदलते हुए समाज के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा दौर जहां कुछ नया और विशाल बनाने के लिए शायद पुरानी दीवारों को, पुरानी नियमों को गिराना ही एकमात्र रास्ता नजर आता था। अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो सिस्टम को बाईपास करना ही विकास का जरिया बन गया। बिल्कुल। अंत में जो एक सबसे बड़ा विचार जहन में रह जाता है वो ये है कि क्या विकासशील देशों में एक आधुनिक, पारदर्शी और साफ सुथरा पूंजीवाद स्थापित होने से पहले एक ऐसे रॉबर बैरन दौर से गुजरना लाजमी है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे अमेरिका में 19वीं सदी में रॉकफेलर और कार्नेगी का दौर था, जहां विशाल बुनियादी ढांचा का निर्माण करने के लिए सारे नियम तोड़े जाते हैं, हर सीमा को लांघा जाता है और नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है। क्या यही वो असली कीमत है जो किसी भी देश को आर्थिक आज़ादी और औद्योगिक विकास के लिए चुकानी पड़ती है? शायद, हाँ। उस गुजरात के छोटे से गांव के लड़के ने तो अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट खुद लिखी, लेकिन उसने पीछे जो फव्वारा छुड़ा, उसकी नींव में दबे हुए राज आज भी इस सवाल को जिंदा रखते हैं। ये बुक समरी पब्लिकली अवेलेबल डेटा से बनाई गई है, प्रेजेंटेड बाय आई एम हियर।